हेलो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर चुंबकत्व। आज हम चुंबकत्व चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि चुंबक कहते किसे हैं और चुंबक किन किन मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चुंबक कहते किसे हैं और चुंबक किन किन मटेरियल से मिलकर बना होता है, हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो। अब ऐसे पदार्थ जो लोहा हो गया चाहे निकेल हो गया, ऐसे पदार्थों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, यानी कि खींच लेगा। और अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव कोई भी चुंबक को अगर हम क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता हो चुंबक कहलाता है। जैसे कि हमने कोई एक चुंबक ले लिया और किसी भी चीज से बांध दिया। ठीक है, इसे हमने किसी भी एक डोरी से बांध दिया मैग्नेट को, और उसमें दो पोल ले लिए। कौन कौन से पोल ले लिए? नॉर्थ पोल ले लिया और साउथ पोल ले लिया। इस तरीके से ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। अगर हम कभी भी इसे लटकाते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ, और ये साउथ। तो हमेशा जो चुंबक है वो हमारा किस डायरेक्शन में रुकेगा? अगर हम इसे स्वतंत्रता पूर्वक लौटा दें, ठीक है, अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये हमेशा साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में आकर रुकेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, और ये जो दिशा होगी वो नॉर्थ और साउथ पोल की होगी। ठीक है, अगले पॉइंट में दिया गया है चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है। जो चुंबक है हमारा वो क्या है? एक ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4 होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नेटाइट क्या होता है तो बताओगे Fe3O4। ये किसका होता है? लोहे का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला टॉपिक दिया गया है चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। जो चुंबक होता है इसमें ध्रुव कितने होते हैं? चुंबक इस तरीके से होता है, बाहर मैग्नेट किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। इसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव होते हैं। कोई भी चुंबक अगर हम देखेंगे तो उसमें कितने ध्रुव होंगे? ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 होगी, इतना याद रखना। ध्रुव कौन कौन से होते हैं? एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। याद रहेगा ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलो जगह बना लेते हैं थोड़ा इरेज करके, आप लोगों की सहूलियत के लिए इसे इरेज कर देते हैं। फिर अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगले पॉइंट में दिया गया है कि चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर चुंबक में अस्तित्व की बात करें ध्रुवों की, तो कभी भी एक चुंबक का एक ध्रुव कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? केवल और केवल 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर हम कोशिश करें कि भैया एक पोल बन जाए, नॉर्थ वाला ही बन जाए, या फिर हम कहें कि एक साउथ वाला ही पोल बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? ऑलवेज 2 ही होगी, केवल और केवल एक ध्रुव कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगली पॉइंट में दिया गया है चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। अब मान लिया हमारे कोई दो चुंबक के कितने ध्रुव हैं? नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये तो पता है ना तुम्हें। इसमें कितने पोल होते हैं? एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। अब इसमें लिखा क्या है, इसे समझे थोड़ा सा, कि चुंबक की प्रबलता चुंबक के दोनों ध्रुवों पर सामर्थ्य बराबर होती है। अब नॉर्थ पे अगर हम देखें तो नॉर्थ पे प्लस एम लिया जाता है सामर्थ्य चुंबक की, और साउथ पर क्या लिया जाता है? माइनस का एम लिया जाता है। ठीक है, चुंबक जो होता है उसमें 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ होता है और साउथ होता है, और उसकी जो क्षमता ली जाती है, स्ट्रेंथ ली जाती है, वो नॉर्थ पर प्लस एम ली जाती है और साउथ पर माइनस एम ली जाती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों जगह पर, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है? एम ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य क्षमता जो होती है वो ऑलवेज बराबर होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? अगले पॉइंट को देखते हैं। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम
बीच में होती है। अब कोई चुंबक की बात कर रहा है तो ये हमारी चुंबक रखी है। तो यहाँ पर प्रबलता सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ध्रुव पर। ये ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो कहाँ पर होगा? या तो नॉर्थ पे होगा या साउथ पे होगा। और यहाँ पर अगर मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो सामर्थ्य क्षमता होगी किसी चीज को चिपकाने की, वो लगभग 0 के बराबर होगी या बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है। सबसे अधिक कहां पर होती है? क्वेश्चन आता है कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां पर होती है, तो आपको बताना होगा कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे कम कहां पे होगी, तो बताओगे सबसे कम बीच में होगी। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। अगर हम चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई की बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई की अगर बात करें, अगर कह रहा है कि ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे, तो तुम बताओगे कि चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना इतना। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखें। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व तो नहीं होता है। तो हमने पहले भी बता दिया कि अगर हम बीच पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी चुंबकत्व तो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो चिपके भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर कोई चुंबकत्व तो नहीं होता, ये मिड पॉइंट होता है इसका, चुंबक के बीच का। अगला पॉइंट देखें। दो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगर हम बात करें आकर्षण और प्रतिकर्षण की, अगर हमारे पास कैसे पोल है, एक मान लिया हमारे पास एक कंडीशन ये है कि दो चुंबक दिए गए हैं, बार मैग्नेट दिए गए हैं। एक पे क्या दिया गया है? नॉर्थ दिया गया है, दूसरे पे साउथ दिया गया, फिर नॉर्थ दिया गया है, फिर साउथ दिया गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों के नॉर्थ और साउथ दे दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों ध्रुव कैसे हो गए, ये असमान हो गए। एक नॉर्थ है, दूसरा साउथ है। अगर दोनों ध्रुव कैसे हैं? असमान है। असमान का मतलब भिन्न भिन्न है। तो ये क्या करते हैं? हमेशा आकर्षित करते हैं। एक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और वहीं पर अगर हम बात कर लें, दो चुंबक और ले ले, दो बार मैग्नेट लिए, एक बार मैग्नेट ये है और एक बार मैग्नेट ये है। एक पर हमने क्या ले लिया? नॉर्थ ले लिया और साउथ ले लिया। यहाँ पे हमने ले लिया नॉर्थ और ये ले लिया साउथ। अब देखो दोनों चुंबक कैसे हैं? एक समान है। एक समान में क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। याद रहेगा ना? अगर दोनों चुंबक के ध्रुव कैसे हैं? अगर दोनों चुंबक के ध्रुव असमान है, भिन्न है, अगर भिन्न है तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर कैसे हैं? दोनों समान हैं। दोनों कैसे हैं? ध्रुव दोनों समान हैं, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं चुंबक के प्रकार की, कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? चुंबक के प्रकार की बात करने जा रहे हैं। तो चुंबक के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं चुंबक? आप लोगों को पता होगा पहले से कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। पता है या नहीं पता है? पता है तो फिर हम बात करते हैं किसकी? चुंबक के प्रकार की। तो पहला प्रकार होता है चुंबक का प्राकृतिक चुंबक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ध्यान रखो। ठीक है, चुंबक के प्रकार कौन 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 से होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अब भैया बात कर रहे हैं आकर्षण की या आकर्षित की। बात किसकी कर रहे हैं? आकर्षित। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं? लोहे की तरह चिपका लेते हैं अपनी तरफ। देख रहे हो जैसे कि इसमें लिखा है इसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे कि चुंबक पत्थर। ये किस तरीके का पत्थर लग रहा है? देखा होगा तुमने, पहाड़ी इलाकों के ऊपर पत्थर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सेम उसी तरीके का पत्थर लग रहा है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है वो क्या है? चुंबकत्व वाली क्वालिटी रखता है। ये किसी भी कील कांटे को अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। और ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबकत्व कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, और अगले सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है? कृत्रिम चुंबक दिया गया है।
कृत्रिम चुंबक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। कृत्रिम चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। इसमें डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे कि लोहा हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कुछ पदार्थ कैसे होते हैं कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई हमने नरम लोहे का टुकड़ा लिया और नरम लोहे के टुकड़े पर हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। जब हाई वोल्टेज हम किसी लोहे के टुकड़े पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, चुंबक के गुण आ जाते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात हम करते हैं, इनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, इनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे कि देख लो, ये किस टाइप के आकार के हैं, ये यू आकार का है, ये बार मैग्नेट है, ये सर्कुलर लूप की तरह से दिख रहा है, देख रहे हो ना, इसे सर्कुलर लूप की तरह दिखाया गया। ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये किसमें यूज करते हैं हम लोग? रेडियो के स्पीकर वगैरह में यूज करते हैं। बात समझ में आई? कृत्रिम चुंबक क्या है? कुछ पदार्थों को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे कि लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो इसके आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं, यह विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, क्योंकि कोई आकृति निश्चित नहीं है कि हाँ ये बार मैग्नेट की तरह बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्कुलर लूप टाइप के भी हो सकते हैं, सोलेनॉइड की तरीके से हो सकते हैं, या फिर घोड़े की नाल की तरह हो सकते हैं, यू आकार के चुंबक की तरह हो सकते हैं। इसमें लिखा भी है, पहले से देख लें। क्षण चुंबक के रूप में किस तरीके के हो सकता है? क्षण चुंबक हो सकता है, घोड़े की नाल की जैसे चुंबक हो सकता है, या फिर सुई इत्यादि के रूप में भी हो सकता है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई? अगला पॉइंट दिया गया है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। अब बात करें किसकी? कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक तो जानते होंगे जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से चुंबक मिलते हैं। अगर हम बात करें क्षमता की कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, अपेक्षा किसकी अधिक होती है क्षमता, तो बताओगे क्या? कृत्रिम चुंबक जो होता है, कृत्रिम चुंबक जो होता है वो किससे अधिक होती है इसकी क्षमता? प्राकृतिक चुंबक से। प्राकृतिक चुंबक कितने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने ज्यादा कृत्रिम चुंबक होते हैं। इतना आप जरूर याद रखना कि अगर क्षमता की बात पूछे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक में क्षमता किसकी अधिक है, तो आप बताओगे कृत्रिम चुंबक की क्षमता अधिक है। किसकी कंपैरिजन में? प्राकृतिक चुंबक की कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और दूसरा कौन सा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, चुंबक के प्रकार कितने होते हैं? स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, स्थायी चुंबक की अगर डेफिनेशन की बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखोगे इतना। तो आगे बात करते हैं हम लोग वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही इसका चुंबकत्व समाप्त होता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर कोई चुंबक कठिनता से बन रहा है, कठिनता का मतलब है बहुत ही मुश्किलात के साथ बन रहा है। अगर कोई चुंबक बहुत मुश्किल से बन रहा है और उसका चुंबकत्व भी, जो चुंबकत्व है बहुत ही मुश्किल से ही समाप्त होता है, ऐसे चुंबक क्या कहलाते हैं? स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? स्थायी चुंबक वो चुंबक होते हैं जिनकी चुंबकत्व की जो क्वालिटी होती है वो जल्दी समाप्त नहीं होती। अगर एक बार बन गया तो इसकी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और ये यूज कहाँ किए जाते हैं? जैसे कि इसमें दिया गया है, ये लाउड स्पीकर, दिक्सूचक। दिक्सूचक का मतलब होता है जो दिशा को बताते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? ये भी दिशा को बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। और गैल्वेनोमीटर जो यूज किया जाता है वो बहुत ही कम धारा में, जैसे कि मिली एम्पियर की धारा होगी, मिली एम्पियर की धारा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि एल्निको या एल्कोनेक्स। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। अगर हम बात करें एल्निको की,
अगर हम बात करते हैं एल निको की, तो एल निको किसका बना होता है? एल निको बना होता है एल्यूमिनियम का बना होता है, निकल का बना होता है और कोबाल्ट का बना होता है। ठीक है, अगर एल निको की बात करें, कभी भी तुमसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि एल निको किन मिश्र धातुओं का बना होता है, तो बताओगे एल्यूमिनियम का बना होता है, निकल का बना होता है और कोबाल्ट का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर अगर एल्कोनेक्स की बात करें, तो एल्कोनेक्स जितना एल निको बना होता है, जिन चीजों का एल निको बना होता है, उन्हीं सेम चीजों का एल्कोनेक्स भी बना होता है। एल्कोनेक्स में एल्यूमिनियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकल एवं लौह धातु के बना होता है। अस्थायी चुंबक, अभी तक हमने स्थायी चुंबक को पढ़ा था, अब हम लोग किसे पढ़ने जा रहे हैं? सेकंड पॉइंट को अस्थायी चुंबक बोल रहे हैं। अस्थायी चुंबक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है कि अगर हम किसी भी चुंबक में वैद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दें, तो उसमें मैग्नेटिज्म के जो प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि लिखा है, वो हम लोग पढ़ के सुनाते हैं तुम्हें, कि वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है। अब ऐसे चुंबक जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और शीघ्र ही इनका चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, ऐसे चुंबक जो बहुत जल्दी बन जाएंगे, एक तो ये पहली क्वालिटी क्या है, ये शीघ्र बन जाते हैं, और इनमें चुंबकत्व जो होता है वो जल्दी समाप्त भी हो जाता है। ऐसे चुंबक क्या कहलाते हैं? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए अस्थायी चुंबक कैसे चुंबक है, तो बताओगे ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और इनका चुंबकत्व भी आसानी से समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अगले पॉइंट में दिया गया है अस्थायी चुंबक नरम लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदु लोहा का ही बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा उपयोग में लाया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे कि अस्थायी चुंबक में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नरम लोहा का उपयोग किया जाएगा अस्थायी चुंबक में। कौन से चुंबक में? अस्थायी चुंबक में। इतना याद रहेगा, आगे बढ़े। ठीक है, विद्युत घंटी, डायनेमो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें विद्युत घंटी की और डायनेमो की, ये किस प्रकार के एग्जांपल हैं? अस्थायी चुंबक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो दिया गया है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। जो विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक भी किस तरीके का है? एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। अगले पॉइंट में देखें, अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, इसमें लिखा है कि इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। मान लिया हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड टाइप का हमने बना लिया। सोलेनॉइड में विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करते हैं और यहाँ से विद्युत धारा क्या होती है? बाहर आती है। जहां से एंट्री कर रही है वहां से नॉर्थ पोल देते हैं, यहाँ पे साउथ पोल बोल देते हैं। नॉर्थ पोल में हमेशा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और साउथ पोल की अगर हम बात करें, साउथ ध्रुव की बात करें, तो इसमें क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भैया जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जब तक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, तब तक तो इसमें चुंबक के गुण रहेंगे, चुंबकत्व तो रहेगा। जैसे ही हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करना बंद कर दी, तो इसके चुंबकत्व के गुण भी समाप्त हो जाते हैं। तो वही इसमें लिखा है, इसमें इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है। कब तक विद्यमान रहता है? जब तक कि इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भैया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना अगर हम बंद करा दें, तो इसमें चुंबकत्व के गुण भी समाप्त हो जाते हैं। अगले हेडिंग की अगर बात करते हैं, अगली हेडिंग में लिखा है चुंबक के लिए कूलाम का नियम। अब किसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? चुंबक के लिए कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार दो मैग्नेट, अब भैया कितने मैग्नेट लेने हैं इसमें? इस नियम के अनुसार दो मैग्नेट जिनकी प्रबलताएं क्रमशः M1 और M2 है तथा उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण। अच्छा, विकर्षण को कुछ और भी बोलते हैं, विकर्षण को प्रतिकर्षण बल भी बोलते हैं। विकर्षण का मतलब होता है
किन्हीं दो ऑब्जेक्ट या किन्हीं दो वस्तुओं को दूर दूर भेजना। ठीक है, चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण बल उनकी प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने मान लिया कितने मैग्नेट हैं, मान लिया एक मैग्नेट ये है जिसे M1 मान लिया और दूसरा मैग्नेट यहाँ पे मान लिया जिसे हमने माना M2 मान लिया, और इनके बीच की डिस्टेंस जो दी गई है उसे हमने क्या मान लिया, R मान लिया। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो कह रहा है क्वेश्चन में नहीं बताया उसने कि इनकी जो प्रबलताएं हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल क्या होगा, एक M1 है M2 है, M1 M2 का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 गुणे M2। समीकरण इसे एक बना दो। ठीक है, समीकरण इसे क्या बना लिया, एक बना लिया। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। फिर उसके बाद लिखा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया इनकी बीच की दूरी ले लो, बीच की दूरी क्या होती है, R होती है, और उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसे इक्वेशन 2 बना लो। भैया समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख दो, मिला के लिख दो। तो अगर हम समीकरण 1 2 को लिखोगे, देखो ये दोनों के सिंबल कैसे हैं, एक समान है, तो इस तरीके से लिख दिया। फिर ऊपर लिखोगे M1 और क्या लिखोगे M2 अपॉन R² लिखोगे। ठीक है, जब ये सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और एक बराबर का साइन भी आ जाता है, तो F बराबर μ0 अपॉन 4 पाई से कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, M1 M2 अपॉन R² हो जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, अगर हम बात करें μ0 के मात्रक की, तो μ0 का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा दिया गया है, आपको इतना नहीं पढ़ना है, ये सब क्या पढ़ के करोगे, तुम्हें तो डायरेक्ट याद कर लेना, μ0 का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है,